वेलकम। आज हम गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन बताया था आपको, जो था आपका इन्फिनेटली लॉन्ग शीट, ठीक है, और उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। गॉस लॉ का जो हम सेकेंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं वो है इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर हैविंग linear charge density lambda. You already know about lambda. Lambda is charge upon length या charge per unit length. Infinitely word जो है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही काफी डिटेल में बात की थी। यहाँ हम थोड़ा सा बता देते हैं और इन डेप्थ में आप पिछले वीडियो को देख लें। अगर आपके पास एक वायर है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसको इन्फिनेटली तब कंसीडर करेंगे जब हम किसी क्लोज पॉइंट के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, या हमारा रेफरेंस पॉइंट बहुत ही क्लोज टू दी वायर है। क्योंकि जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे वायर से, क्या होगा, उस पॉइंट के लिए ये वायर इन्फिनेटली लॉन्ग नहीं रहेगा, बिकॉज तब हम इसके एजेस को या इसके बाउंड्रीज को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, जो कि अगर हम बहुत क्लोज हों तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा ये समझ पाना कि ये वायर इज इट इन्फिनेटली लॉन्ग और इट इज फाइनेटली लॉन्ग। दैट विल नॉट बी क्लियर इफ यू आर वेरी वेरी क्लोज टू दी वायर। इसलिए हम जब कैलकुलेशन यहां भी कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ए पॉइंट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू दी वायर। ये अपने दिमाग में जरूर बात रखें कि हमारा आगे का जो भी कैलकुलेशन होगा वो सब कुछ उस पॉइंट के लिए है जो कि वायर के बहुत ही करीब है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ इट। let us take a infinitely long charged wire, ठीक है। ये infinitely आपका दोनों साइड में फैला हुआ है, it is charged, uniformly charged. Let us take positively charged, uniformly positively charged it is, okay. क्या होगा, अब हमें एक पॉइंट आपका लेना है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का। उससे पहले हम अगर पॉइंट आपका यहां पर ले लेते हैं, मान लो ये P पॉइंट अगर हम लेते हैं और हमें गॉस लॉ को लगाना है, डेफिनेटली हमको यहां पर एक गॉसियन सरफेस चाहिए जो कि इस सरफेस या इस पॉइंट को कवर करे, ठीक है, या इस पॉइंट पे हो, ठीक। तो उस गॉसियन सरफेस को हमको कैसे लेना है वो डिसीजन भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिसीजन हम कैसे लेंगे? वहां पर एक जो इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, दैट इज सिमेट्री, ठीक है। वो ऐसा सरफेस होना चाहिए जो इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल हो, ठीक है। इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो इस पॉइंट पे भी लाई करे, इस पॉइंट को भी सरफेस इस पे आए, और साथ में इस डिस्ट्रीब्यूशन के वो सिमेट्रिकल हो, ठीक है। ऐसा हमें यहां पर गॉसियन सरफेस लेना है। क्योंकि देखिए, अगर हम एक सिंगल इसको चार्ज मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका सारे डायरेक्शन में आपका निकल रहा है ना, हर डायरेक्शन में आपने पढ़ रखा है यूनिफॉर्म एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए कि सब डायरेक्शन में ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते रहता है, ठीक। हमें लेना है इस तरह का आपका कि वो इस पॉइंट को भी अपने सरफेस उसमें ले ले और साथ में आपका सिमेट्रिकल अबाउट दिस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर सपोज ऐसा हम सोचते हैं कि चलिए एक हम स्फेरिकल ले लेते हैं, ठीक है, कोई स्फेयर ले लेते हैं हम इस तरह से, तो भाई यहाँ ठीक है, वो इस पॉइंट को तो इसने ले लिया, तो अब हम यहाँ पर तो गॉस लॉ लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर या एक क्लोज सरफेस मिल गया, और इस पॉइंट देखिए ये इस पे लाई भी कर रहा है सरफेस पे, एंड वी हैव इमेजिन दैट दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस, ठीक है। वो इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, सरफेस पे भी आ गया। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ऑल दीज पॉइंट्स ड्यू टू दिस, इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म और इट विल नॉट बी सिमेट्रिकल, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो दूरी है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिस्टेंस है ना, सारे आर आपके अलग हैं। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग हो जाएगा।
डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ऐसे ही होगा, आपका बाहर की तरफ होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर नॉर्मल हर बार अलग हो जाएगा, है ना, इधर में आपका इस तरह से, इधर में थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा आपका। तो जो थीटा एंगल बन रहा है, जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट आल्सो विल बी डिफरेंट। सो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को तो हम सिमेट्रिकल नहीं मान सकते, ठीक है, अबाउट दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए we will not be able to use this Gaussian surface. So what we will do is, again let us take the linear charge distribution, okay, and what we are doing here is we are taking a point which is very very close to here, okay. So imagine that point is very close, then only this concept of infinite comes. So for a symmetrical Gaussian surface, what we will take is, we will take a cylinder around this charge distribution, ठीक है, वो उसके सिमेट्रिकल होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मैंने इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा पार्ट अगर कट किया, मान लीजिए ऐसे, तो हमें क्या मिलता है, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पार्ट ही मिल जाएगा, है ना। सो इसीलिए हम यहाँ पर एक सिलेंडर को कंसीडर करेंगे, ओके। So let us do that. सेम इस तरह से हमने एक सिलेंडर को कंसीडर किया, ओके। अब ये सिलेंडर इस तरह से हमने कंसीडर किया है। लेट द हाइट बी L, ओके, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर बी L एंड दिस इज द पॉइंट, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक। अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि यहां 3 टाइप के सरफेसेस हैं, ठीक है, 3 टाइप्स। एक आपका ये हो गया स्फेरिकल पार्ट या सर्कुलर पार्ट, अगेन द अदर वन हियर, एंड द थर्ड वन इज दिस कर्व पार्ट, ओके, कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर। सो लेट दिस बी फर्स्ट पार्ट, दिस बी सेकेंड पार्ट एंड दिस बी द थर्ड पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर की तरफ होंगी, ठीक है, इसमें इस तरह से आपका बाहर की तरफ होंगी। यहाँ पर भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरह से बाहर होंगे आपका, ठीक है। इधर भी अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सके तो इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगी ये, ठीक है। इधर भी आप ले सकते हैं, इस तरफ भी बाहर की तरफ निकल रहे हैं, हमें यहाँ पर कंसीडर करना है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया। अब हम थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली हमें गॉस लॉ लगाना है, और गॉस लॉ के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो फ्लक्स है, और तब जाके आगे राइट हैंड साइड में चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको हम ले आ सकते हैं। सो फर्स्ट हमें वो लेफ्ट हैंड साइड को क्लियर करना है, दैट फ्लक्स पार्ट को क्लियर करना है। अगर हम पहले ये कर्व पार्ट को देखें, सो डेफिनेटली इससे लाइंस निकल रही हैं, पार हो रही हैं, सो डेफिनेटली ये पार्ट तो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो थर्ड पार्ट है, ये तो इस गॉसियन सरफेस के फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर अगर हम इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जो सर्कुलर पार्ट है, उसको देखें, तो आप पाएंगे ये जो लाइंस हैं, ये इस सरफेस से टेंजेंशियली निकल रही हैं। सो अगर ऐसा सर्कुलर है तो ऐसे टेंजेंशियली ऐसे 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 हर डायरेक्शन में से निकल रही हैं वो। तो अगर वो टेंजेंशियली निकल रही हैं तो हम उसे कंसीडर तो नहीं कर सकते कि दैट इज क्रॉसिंग द सरफेस, है ना। और सेम चीज यहां भी आप देख सकते हैं, हम यहां भी कंसीडर नहीं कर सकते कि ये जो लाइंस हैं वो सरफेस को क्रॉस हो रही हैं, बिकॉज दे आर पासिंग टेंजेंशियली। यू कैन इमेजिन दैट, है ना। यहाँ डायग्राम से क्लियरली दिखता है कि ये टेंजेंशियली ऐसे निकल रही हैं, तो ये सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये तो आपका फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, जो आपका लाइन, अगर इसको क्रॉस करने के लिए क्या होना पड़ेगा आपका, कि यहाँ से अगर कोई लाइन ऐसे जाए और अचानक से ऐसे निकले, ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट ऐसे आए और फिर ऐसे निकले, तब हम बोलेंगे हाँ भाई ये लाइंस तो क्रॉस हो रही हैं, इस सरफेस से क्रॉस हो रही हैं। आगे कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, दैट इज द फ्रिंज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रिंज इफेक्ट में क्या होता है, अगर यहाँ पर जो लाइंस है इस तरह से कर्व हो जाती हैं,
ठीक है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एजेस में वो चीज पाई जाती है। तो यहां जो फ्रिंज इफेक्ट मिलता भी है तो वो मिलता है एट अ वेरी फार पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम यहां पर पॉइंट को बहुत क्लोज ले रहे हैं तो यहां लाइंस पैरेलल ही होंगी, लाइंस कर्व नहीं होंगी। तो ये जो कर्व आता है लाइंस में, ये आता है फॉर ए पॉइंट विच इज वेरी वेरी फार अवे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने सिलेंडर का साइज बहुत बड़ा ले लिया तब ये इफेक्ट हमें दिखाई दे सकता है, पर हमने तो यहां पर कंसीडर ही किया है कि ये पॉइंट बहुत क्लोज है इसके, बिकॉज वी वांट दिस वायर टू वर्क एज ए इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो इसीलिए ये चीज तो यहां लगने वाली नहीं है। ठीक है, सो ये पार्ट तो यहां नहीं लगेगा। सो हमारे पास जो चीज यहां पर है वो है कि भाई ये पॉइंट है और जो लाइंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं दे आर टेंजेंशियल टू द सर्कुलर सरफेस। अगेन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर सरफेस, वो दोनों टेंजेंशियल। ठीक है, सो जो हमारा फ्लक्स होगा वो तीन पार्ट में अगर हम ले लें तो φ1, φ2 एंड φ3। ठीक है, ये तीन पार्ट के लिए हमने ले लिए। सो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई हमारा पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के लिए तो कोई भी फ्लक्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्ट फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इनसे कोई भी लाइंस पास नहीं हो रही हैं। फ्लक्स मींस टोटल फील्ड लाइंस पासिंग द सरफेस, इन दोनों से तो हो नहीं रही है, तो इनके कारण तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना। अगेन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कई जगह पर इसको इस तरह से भी दर्शाया जाता है, देखा जाता है इसी दोनों पार्ट को। सो आपको क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसे बाहर की तरफ है, इससे नॉर्मल कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक, जब नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा तो थीटा कितना बन गया यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक, सो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, थीटा हो गया 90। और आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। ठीक है ना, फ्लक्स इज ई डॉट डी एस। सो ये हो गया ई डी एस कॉस थीटा। तो जैसे ये 90 होगा कॉस 90 कितना 0, तो फ्लक्स हो गया 0। सेम यहां पर भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इससे नॉर्मल इस तरह से बाहर, तो ये आपका ds वेक्टर हो गया। ठीक है, सो यहां अगेन एंगल कितना हो गया 90 हो गया। सो अगेन यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसके पार्ट के कारण 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, सो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि इस पार्ट से थीटा 90 हो जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो। तो यहां पर अगर एक ds ले लेते हैं तो नॉर्मल कैसा, बाहर की तरफ, चार्ज कैसे दे रहा है, इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यहां पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 सब जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, टेंजेंशियली जा रहा है ना, इस तरह से जा रहा है इन दोनों सरफेस पे। और आपका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा एरिया वेक्टर। तो एंगल कितना बना लिया 90 बनाया, अगेन 90 बनाया ना, इस सरफेस के क्या होगा 90 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेंजेंशियल है तो डेफिनेटली 90। तो ये दोनों में क्या हो गया, थीटा 90 हो गया, फ्लक्स आपका 0 हो गया। तो इस तरह से भी देख सकते हैं, या हम इस तरह से डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हैं कि भाई कोई भी लाइंस इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए पॉइंट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए ये पार्ट और ये पार्ट तो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं। सो अब पार्ट जो करेगा वो है थर्ड पार्ट φ3, यही फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका। ठीक है, सो इसको हम ले लेते हैं, यहां पर एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं। ठीक, दिस इज, ये ds ले लिया हमने। ओके, अब ये ds से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ, और आपका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये भी इधर बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर। ठीक, सो थीटा कितना आपका यहां पर, थीटा हो गया 0 डिग्री। यस, थीटा यहां पर 0 हो जाएगा। यहां दोनों 90 90, यहां भी थीटा आपका 90 था, यहां भी थीटा आपका 90 था, ये थीटा यहां पर कितना है 0। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन है, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इसलिए हम नॉर्मल ले रहे हैं, बाहर की तरफ बाहर, ये देखिए नॉर्मल टू द सरफेस। सो सिर्फ यही पार्ट या ये वाला जो पार्ट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो यहां पर हम ले सकते हैं, आपका हो जाएगा ई डॉट ds या ई ds कॉस 0 डिग्री, या सिंपली आपका हो गया
EDS। ठीक है, अब देखिए क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम होनी है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सेम होंगे। ये दूरी भी सेम है आपको, क्योंकि दूरी द रेडियस ऑफ दिस पार्ट है, तो ये लेंथ भी आपका ये जो है दैट विल ऑल्सो भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब सेम होना है ना। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस अगर हम दूरी देखें दैट विल बी सेम फॉर ऑल दिस पार्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पर जो है वो हर पॉइंट पे आपका सेम हो जाएगा। सो हम क्या इसको बाहर ले लेते हैं और हमें मिल गया EDS। सो फ्लक्स आ गया EDS, इंटीग्रेशन ऑफ DS। नाउ DS आपका ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है, तो अब पूरा DS मतलब क्या, और ध्यान रखेंगे कि ये दोनों पार्ट से फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इन दोनों पार्ट का एरिया हमें कंसीडर नहीं करना है। सो जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से ये सर्कुलर पार्ट पाई स्क्वायर हटा देना है, तो बचेगा क्या, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाले पार्ट ही बचेगा। ये पार्ट तो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सो जो भी मिला हमें फ्लक्स इसके कारण मिल रहा। सो एरिया कौन सा कंसीडर यहाँ थर्ड में करना है, ये कर्व वाला। सो दैट इज हाउ मच, E इंटू 2πr_l, अगर आप ये डिस्टेंस आपका r है, ठीक है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ये पॉइंट की दूरी आपकी r है। सो ये कितना हो गया 2πr_l। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये 2πr_l लेने का मतलब क्या है, क्योंकि हम सिर्फ कर्व पार्ट को ले रहे हैं, सिर्फ कर्व पार्ट ही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पार्ट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने टोटल सरफेस एरिया में से इनको और इनको हटा दिया और बच गया हमारे पास सिर्फ कर्व पार्ट का सरफेस एरिया। सो वी हैव गॉट द टोटल फ्लक्स। नाउ आवर वर्क इज वेरी सिंपल। नाउ सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इज अप्लाई गॉस लॉ। सो लेट अस डू दैट। सो फ्लक्स इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स हमें कितना मिल गया, E इंटू 2πr_l। अब हमें लिखना है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अगेन ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें जो चार्ज लेना है वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का लेना है, इतना चार्ज हमारा कितना है। हमें पहले से हमने ले लिया कि भाई लेंथ हमारा L है, इतना से इतना, क्योंकि टोटल लेंथ के बारे में जानकारी नहीं है, इन्फिनिटली लॉन्ग हम ले रहे हैं। सो वी डोंट हैव एनी आइडिया ये कितना आपका इधर कितना गया, इधर कितना गया, बट वी आर टेकिंग दिस पॉइंट्स, ये हमारे दो रेफरेंस पॉइंट हो जाते हैं, यहां से एंड पॉइंट्स कह सकते हैं आप, जो हमारे गॉसियन सरफेस है उसका। तो लेंथ जो यहां से यहां तक वो है L, तो हमें सिर्फ इस लेंथ में कितना चार्ज है वो कंसीडर करना है। सो हमें हेल्प करेगा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसलिए ये आपका दिया रहता है, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट हाउ मच चार्ज इज देयर इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके, सो लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, ये आपका लैम्डा होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लेंथ यहाँ कितना L है, सो चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू L, ठीक है। सो यहाँ हम चार्ज की जगह लिख देते हैं लैम्डा इंटू L। सो ये L आपका कैंसिल हो गया और हमारा E कितना मिल गया, E मिल गया 1/2πε0 लैम्डा बाई R, ये हमारा E मिल जाता है 1/2πε0 लैम्डा बाई R। ओके, थोड़ा सा सजा के इसको लिख दिए हैं 2πε0 लैम्डा बाई R, ठीक। ये दोनों लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, R क्या है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी उससे उस पॉइंट की दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज योर R। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ट्वाइस लैम्डा बाई R, क्योंकि हमें ना ये 1/4πε0 का वैल्यू पता है ना, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करना आसान रहता है। और यहाँ से हमें क्या मिला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के साथ कैसा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो R के साथ कैसा हो गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। सो ये है आपका इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर पार्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में अब हम इसका तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे गॉस लॉ का। थैंक यू।